ओके, चलिए डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। आज का टॉपिक है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो एक आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है कि आपने एक बार जो डेप्रिसिएशन का तरीका, जो भी डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका आपने एक बार डिसाइड कर लिया, चाहे वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, तो आप कंसिस्टेंटली उसी को यूज़ करें, मतलब बार बार उसके अंदर चेंज ना लाएं। अब इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, पहले 5 साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाई, बाद में आपको लगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ज़्यादा अच्छा है, तो आप कर सकते हो चेंज। अब 5 साल बाद, छठे साल से आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन काटना स्टार्ट कर दो, ऐसा आप कर सकते हो। बट आपको बस यही सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है बार बार डेप्रिसिएशन के मेथड को ना बदलें। ऐसा ना करें कि पहले 1 साल आपने एक मेथड से डेप्रिसिएशन लगाई, फिर अगले 2 साल दूसरे मेथड से लगा ली, फिर 2 साल किसी और मेथड से लगा ली। तो बार बार डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज ना किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे कंपैरिजन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो भी अकाउंट्स आप बनाते हो, आप फ्यूचर के लिए डिसीजन जब लेते हो, तो उन अकाउंट्स की तरफ जब आप देखते हो, आप ये देखते हो कि उन अकाउंट्स को पिछले जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस है, क्योंकि जितने भी आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स बनाते हो, ये आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस होती है। सो आप इस एक साल की परफॉर्मेंस को दूसरे साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो और फिर देखते हो कि मैंने उस साल कैसा परफॉर्म किया था, उस साल कैसा परफॉर्म किया था, और उसके बेसिस पे आप देखते हो कि अच्छा, जिस साल मैंने अच्छा परफॉर्म किया था उस साल मेरे क्या डिसीजंस रहे थे। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप अपनी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो। लेकिन अगर आप बार बार डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका बदलोगे, तो उससे होगा क्या कि आप एक साल की अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका ही बदल दिया। तो उससे आपकी ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा होगा तरीका बदलने से। आप तरीका बदल सकते हो अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा है आपकी कंपनी के लिए, लेकिन आप इसको हैबिट ना बनाएं, आप कंसिस्टेंट रहें एक तरीके के साथ जितना हो सके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप रहो कंसिस्टेंट, बट फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चेंज कर सकते हो। तो इसे हम कहते हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब आपने कुछ साल मेथड से डेप्रिसिएशन निकाली है, फिर आपको लगा, कंपनी को लगा, या लीगली कोई ऐसी ओब्लिगेशन आ गई कंपनी के ऊपर कि उसको दूसरा तरीका अपनाना। मतलब अभी तक मान लीजिए आपके पास चॉइस थी, एक एग्जांपल है कि आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो डेप्रिसिएशन निकालने का, और आप बिजनेस कर रहे थे, डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वाले मेथड से निकालते आए थे। अचानक गवर्नमेंट जो है एक कानून बना देती है कि अब से सारी कंपनीज अपनी जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही लागू करें, मतलब कैलकुलेट करेंगी। तो इस केस में आपको अपना जो मेथड है वो ऑब्वियस सी बात है आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर लो बन गया है तो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन ना है तो आप कंसिस्टेंट रहे अपने अकाउंटिंग जो भी आपका डेप्रिसिएशन का मेथड है। अब जब डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होता है तो उससे अकाउंट्स पे सीधा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप एक सेम सारी चीजें सेम है, लेकिन अगर आप एक तरीके से डेप्रिसिएशन निकालोगे और दूसरे तरीके से डेप्रिसिएशन निकालोगे, दोनों डेप्रिसिएशन की अमाउंट में डिफरेंस आएगा। और डेप्रिसिएशन की अमाउंट में डिफरेंस आएगा तो जो आपकी एसेट की बुक वैल्यू है उसमें भी डिफरेंस आएगा, और इसका असर आपके प्रॉफिट या लॉस अकाउंट के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप P&L अकाउंट में भी शो करते हो। और क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके P&L अकाउंट में भी शो होती है, ठीक है, तो इससे आपका जो नेट प्रॉफिट है उस पर भी फर्क पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल, पहले 5 साल आपने किसी एक मेथड से डेप्रिसिएशन लगाई और 5,000 डेप्रिसिएशन आपकी हुई वो उस तरीके से जब आपने निकाला, ठीक है, पिछले साल। इस साल आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकाली और आपकी डेप्रिसिएशन हो गई 6,000 रुपये। सो इससे हुआ क्या, वो जो 1,000 की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, और अगर आप इसी मेथड से, अब एक चीज़ और मैं क्लियर करूं, जब भी आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो, क्योंकि उसका असर इतनी सारी चीज़ों पे पड़ता है ना, एक रूल है कि आप चाहे डेप्रिसिएशन का मेथड किसी भी साल से बदल लो, लेकिन आपका जब भी आपने एसेट को स्टार्टिंग में खरीदा था उस दिन से लेकर और आज तक इस नए मेथड से जितनी डेप्रिसिएशन आती ना, वो जो डिफरेंस आएगा वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीन खरीदी 2010 में
और आप अभी तक स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, कितनी भी डेप्रिसिएशन लग रही थी, 5वें साल या 6ठे साल आपने क्या किया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगानी स्टार्ट कर दी। तो ये एक रूल है कि अब चाहे 6ठे साल आपने मेथड चेंज करा है, पर आपको ये देखना है कि ये जो डेप्रिसिएशन आप यहाँ लगाओगे ना 6ठे साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, आपको पिछले 5 साल जो पीछे के साल हैं उन सभी सालों में भी इसी तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखानी पड़ेगी। और क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाई हुई है यहाँ पे, तो इन दोनों मेथड्स के जो डिफरेंस है, अमाउंट का डिफरेंस, तो मान लेते हैं इससे जब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे तो 5,000 आ रहा था, इससे जब आप डेप्रिसिएशन लगाए तो 6,000 आ गया। तो ये जो 1,000 का डिफरेंस है इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और इसका एसेट की बुक वैल्यू के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो हमें, जब भी आप मेथड चेंज करते हो तो हमें, जब भी हमने एसेट को प्राइमरीली, जब हमने फर्स्ट टाइम खरीदा था उस एसेट को, उसी डेट से हमें नया तरीका से डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। सो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उससे सारा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो आपको कैलकुलेट करने की चीज़ है वो बस यही है कि नया जो तरीका आप अपना रहे हो उससे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, पुराना तरीका अपनाया उससे कितनी डेप्रिसिएशन लग रही थी, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अब ये अगर मान लीजिए आपने जो पुराना तरीका है उस पर उसके आपकी डेप्रिसिएशन 6,000 आई थी और नए तरीके में 5,000 आ रही है, तो ये जो 1,000 रुपये का कम डेप्रिसिएशन, अगर आप ये तरीका पहले साल से लगाना स्टार्ट करते तो 1,000 रुपये कम डेप्रिसिएशन लगती। 1,000 रुपये कम डेप्रिसिएशन लगने का मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आता, क्योंकि डेप्रिसिएशन से नेट प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगा रहे थे तो आपका जो है ये जो 1,000 का फायदा होगा इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए इस वक्त प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देते हैं। मान लीजिए अभी तक आप जिस तरीके से डेप्रिसिएशन लगा रहे थे तो आपकी डेप्रिसिएशन बन रही थी 5,000 और अब आपने नया तरीका जब बदला तो आपकी डेप्रिसिएशन बन रही है 6,000। अगर हम स्टार्टिंग से इसी तरीके से डेप्रिसिएशन लगाते तो मेरी 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन ज़्यादा आनी चाहिए थी। इसका मतलब है इस चीज़ को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो 1,000 की मेरी डेप्रिसिएशन ज़्यादा आनी चाहिए थी, अगर मैं इसी तरीके को स्टार्टिंग से अपनाती तो मुझे ये अब डेप्रिसिएशन, ये जो मेरा है ये लॉस होगा मेरा, अब इसे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के ऊपर शो करना पड़ेगा और मेरा जो प्रॉफिट है वो इस 1,000 से कम होगा। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही लगा के चलते तो भी मेरा प्रॉफिट 1,000 रुपये अब जितना है उससे 1,000 रुपये कम आता। तो ये चीज़ हमें कंसिडर करनी है। आप कभी भी चेंज कर लो डेप्रिसिएशन का मेथड, लेकिन आपको ऐसा ट्रीट करना पड़ेगा कि आप स्टार्टिंग से ही अगर ये मेथड लगाते जो आप चेंज कर रहे हो तो आपको कितनी डेप्रिसिएशन देनी पड़ती और अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन दी है। ज़्यादा दी है अगर अभी तक तो आपका प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, और अगर कम दी है तो फिर उसमें से माइनस करके दिखाना पड़ेगा आपको। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 है ये आपका। एक कंपनी ने मशीनरी परचेज की है 10 लाख रुपए की और 1 अप्रैल 2010 को, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वो अभी तक लगा रही थी 10% पर एनम की दर से। और कंपनी ने जो अपनी बुक्स है 31 मार्च को वो क्लोज करती है। 31 मार्च 2014 को उसने डिसाइड किया है कि वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो है उससे डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो आपने चाहे अपना मेथड बदला है 2014 में आके, लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग से यही वाला मेथड यूज करते फिक्स इंस्टॉलमेंट तो आपको कितनी डेप्रिसिएशन देनी पड़ती। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज केप्ट अनचेंज, रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। और डेफिशिएंसी ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2013 वाज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, यानी डेफिशिएंसी क्या होगी ये हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उस टाइम ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, तो मैं तब बताऊंगी आपको। सो हम अभी फिलहाल मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ये आपका मशीनरी अकाउंट है। 1 अप्रैल 2010 को हमने एसेट खरीदी है, तो 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने 31 मार्च 2014 को डेप्रिसिएशन का मेथड बदला है। अभी सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन लगानी है पूरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और कुछ नहीं हो रहा, ना कुछ आप खरीद रहे हो ना कुछ बेच रहे हो। सो 2011 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन
मेथड से लगा रहे हो, ये ध्यान रखना चेंज आपने 2014 में किया है। चेंज आपने किया है जो साल आपका 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014, ये वाला जो साल है, इस साल में आपने चेंज किया है अपने डेप्रिसिएशन मेथड को। सो डेप्रिसिएशन आपकी लग रही है 10%, 10 लाख का 10% हो जाता है आपका 1 लाख। पूरे साल हमने एसेट यूज किया तो 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी बाय बैलेंस CD। हमारा जो फॉरवर्ड करना है हमें बैलेंस, इसमें से आपकी जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है इसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस की। आपने 1 साल एसेट को यूज किया जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू में 1 लाख रुपए की कमी आ गई। तो अब जो आपके पास एसेट की बुक वैल्यू है वो है 9 लाख रुपए। इस साल का हमने बंद किया, दोनों साइड का बैलेंस आपका इक्वली आएगा। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले साल की शुरुआत में, जो कि है 2011 अप्रैल 1। सो जो पहले का बैलेंस है वो आप ब्रॉट फॉरवर्ड करोगे, जो टू बैलेंस BD। ठीक है, आपने 31 मार्च को अपने अकाउंट बंद कर दिए। अगले दिन 1 अप्रैल को, क्योंकि नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, तो आपने दोबारा से अपना अकाउंट शुरू किया। तो आप ये देखोगे कि मेरा जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू कितनी मुझे लेके आनी है, जितने पे आपने क्लोज की थी, ये बुक वैल्यू 9 लाख रुपए। सो ये आपने पिछले साल से ब्रॉट फॉरवर्ड कर दी। अब आपने पूरा साल इस मशीन को यूज किया, तो मार्च 31 को पूरे 12 महीने की 10% डेप्रिसिएशन आप लगाओगे। और क्योंकि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हर बार जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाते हो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगती है, वो बुक वैल्यू पे लगती है। अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो हमारी डेप्रिसिएशन 10 लाख पे कैलकुलेट होती, लेकिन क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो हमारी डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे लगेगी, और बुक वैल्यू इस वक्त है 9 लाख रुपए। तो 9 लाख का 10% हो जाता है आपका 90,000। ये हो गई आपकी डेप्रिसिएशन। यानी पूरा 1 साल 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012, 12 महीने आपने इस एसेट को यूज किया है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में 90,000 की कमी आ गई यूज करने की वजह से। ठीक है, अब हो गया मार्च 31 को आप अपने अकाउंट्स क्लोज करोगे और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड जो आपको करना है, तो बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका वो आ जाएगा 9 लाख माइनस 90,000, 8,10,000। तो इस वक्त 31 मार्च 2012 को आपकी एसेट की बुक वैल्यू है 8,10,000। अब आ जाते हैं अगले साल। अगला साल स्टार्ट हुआ हमारा 2012 अप्रैल 1। सबसे पहले हम अपना ओपनिंग बैलेंस देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस क्या है एसेट का। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस, इस वक्त हमारे पास जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू है 8,10,000। तो हमने 8,10,000 बुक वैल्यू डाल दी। बुक वैल्यू का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ, बुक वैल्यू होती है जिस वैल्यू के ऊपर आप एसेट को अपनी बुक्स में शो करते हो, उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। ओके, और फिर 2013 मार्च 31 फिर से आपने डेप्रिसिएशन लगाई, और अभी भी आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपने जो मेथड अपना चेंज किया है वो नेक्स्ट ईयर किया है। नाउ अब इसके ऊपर, इस बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 10%, तो ये आ जाएगी 81,000। सो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है एसेट का, यानी 1 साल इस्तेमाल करने के बाद इस एसेट की बुक वैल्यू में 81,000 रुपए की कमी आ गई। और अब आपकी जो बुक वैल्यू है, जब आपने अपने अकाउंट्स बंद करे हैं 31 मार्च को, तो आपकी जो मशीन है उसकी बुक वैल्यू बचती है 7,29,000 रुपए। तो अब ये हो गया 8,10,000। ये हमने कर दी इस साल की भी एंट्री क्लोज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। सो 2013 अप्रैल 1 बैलेंस सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 7,29,000। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या बोल रहा है ये हमें कि 31 मार्च 2014 को फिक्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम से आपने डेप्रिसिएशन लगानी स्टार्ट कर दी। इस दिन 31 मार्च 2014 को, सो जो साल आपका 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुआ है वो आपका खत्म होगा 31 मार्च 2014 को।
इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो आपने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से लगाई है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट की ऊपर कैलकुलेट होती है। इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, तो अब जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे वो करोगे 10 लाख रुपए पे, ना कि बुक वैल्यू पे। अगर मैं 10 लाख रुपए पे इस एसेट की जो आपने 12 महीने इस्तेमाल करी है 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूं तो वो आएगी आपकी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपकी डेप्रिसिएशन लगनी स्टार्ट हुई है 1 लाख रुपए, जबकि इससे पहले जो आप डेप्रिसिएशन, जब आप रिटर्न डाउन मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे तो आप 81,000, 90,000, 1 लाख ये आपने डेप्रिसिएशन लगाई है। लेकिन अगर आप शुरू से ही, अगर यहां से ही पहले साल से अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल कर रहे होते तो हर साल आप 1-1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लगाते। तो अब जब भी आप चेंज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अब अपना डेप्रिसिएशन का तरीका चेंज कर रहे हो, अब आपको ये देखना है अगर आप शुरू से ही इस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करते तो आपको कितनी डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती, और अगर आपने जो पुराने मेथड से डेप्रिसिएशन लगाई है उससे कितनी डेप्रिसिएशन आपने लगाई है, क्या अभी तक जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे थे वो ये जो नई डेप्रिसिएशन है इससे कम है। अगर कम है तो बाकी का बैलेंस आपको प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, ये चीज़ इसलिए भी है क्योंकि ताकि जो कंपनीज हैं उनको आप क्या कह सकते हैं, डीमोटिवेट कर सको कि वो बार बार ना डेप्रिसिएशन का तरीका बदले। अगर ये कंडीशन ना होती कि अब जो भी आप तरीका बदल रहे हो, नया जो तरीका आप ले रहे हो डेप्रिसिएशन निकालने का, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप शुरू से ही अगर वो तरीका अपनाते तो आपको कितनी डेप्रिसिएशन देनी पड़ती, ज़्यादा या कम। ठीक है, अगर ज़्यादा देनी पड़ती तो प्रॉफिट में से कम करो, अब कम करो। अगर आप ये नहीं करते तो फर्म्स क्या करती, उनको जैसा उनकी मर्जी होती ना, हर बार वो डेप्रिसिएशन का तरीका बदले मिलती। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के तरीके बदलने से आपका प्रॉफिट की अमाउंट क्योंकि कभी ज़्यादा आएगी कभी कम आएगी, तो कंपनीज जो है ज़्यादा बार बार ये डेप्रिसिएशन का तरीका बदलती और इससे फिर डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, जो यूज़र्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, आप अपनी फर्म की क्या इमेज जो दिखाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उसका तरीका लगा देते, तो इसी चीज़ को ये डीमोटिवेट भी होती हैं वो इस चीज़ से। अब देखो हम अपनी बात करते हैं, हमने 3 साल लिए हैं। 1 अप्रैल 2010 से हमारा साल स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल 2010 को आपने एसेट खरीदी थी, 31 मार्च 2011 ये फर्स्ट ईयर है। 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2012, 31 मार्च 2013, और लास्ट ईयर जो हम जिस ईयर के लिए अकाउंट बना रहे हैं 1 अप्रैल 2013, 31 मार्च 2014। ठीक है, यहां हमने डेप्रिसिएशन का तरीका बदला है। अब ओल्ड जो आप पुराना तरीका अपना रहे थे और न्यू, ठीक है, जो आपने चेंज करा है। फर्स्ट ईयर हमने जो डेप्रिसिएशन काटी थी पुराने तरीके से थी 1 लाख, सेकेंड ईयर जो काटी थी वो थी 91,000, थर्ड ईयर जो हमने काटी थी 90,000, और थर्ड ईयर जो हमने काटी थी वो थी आपकी 81,000। ठीक है, नया तरीका जो अपना रहे हो जिससे आप इस बार 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लग रही है आपकी, रूल क्या कहता है, आप ये देखो कि अगर आप स्टार्टिंग से ही इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाते तो आपको कितनी डेप्रिसिएशन काटते, आप कितनी डेप्रिसिएशन लगती है आपकी। फर्स्ट ईयर में भी 1 लाख लगती, 12 महीने यूज़ किया है हमने। सेकेंड ईयर में भी उतनी ही लगती, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन लगती है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन आती ही ये। अगर मंथ्स में डिफरेंस होता तो अलग बात होती, अदरवाइज ये डेप्रिसिएशन आप हर साल काटते। थर्ड ईयर भी आप 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन काटते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस ओल्ड तरीके की वजह से जो टोटल डेप्रिसिएशन आपने आज तक काटी है वो कितनी रही है, वो रही है आपकी 2,71,000। और अगर आप इस तरीके से अभी तक इन 3 सालों तक ये जो नया तरीका आप ले रहे हो इससे अगर आप काटते तो कितनी डेप्रिसिएशन लगती है आपकी, 3 सालों तक, हम इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं तो 3 साल तक ये लगती है आपकी 3 लाख। ठीक है, कितना फर्क है दोनों डेप्रिसिएशंस के बीच में। आपने इस तरीके से जब डेप्रिसिएशन लगाई थी उसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है
जब नेट प्रॉफिट आपने निकाला होगा तो उस यहाँ आपने 2,71,000 रुपये माइनस करे होंगे ग्रोस प्रॉफिट में से, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से डेप्रिसिएशन काटते तो आप यहाँ 2,71,000 माइनस नहीं करते, आप यहाँ पे 3 लाख माइनस करते, यानी आपका प्रॉफिट 29,000 रुपये कम आता। अब जितना भी आया होगा उससे 29,000 रुपये कम आता, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है 29,000। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे आप अब चेंज कर रहे हो पर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपने शुरू से ये जो नया तरीका आप अपना रहे हो ना, इसी तरीके से आपने डेप्रिसिएशन लगाई होगी। तो ये जो 29,000 रुपये आपने नहीं काटे, जो कम काटे हैं पिछली बार, वो अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से पिछले शुरुआत से ही डेप्रिसिएशन लगाते तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 3 लाख आनी चाहिए थी, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन 2,71 दिखा रखी है। तो जो ये 29,000 की कमी यहाँ पे दिखा रखी है, 29,000 से कम दिखा रखी है डेप्रिसिएशन, अब आपको ये 29,000 P&L अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है जब आप डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब चेंज कर रहे हो, पर आपको कभी भी चेंज करो पर आपको उसको ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसे आप शुरू से ही उसी तरीके से डेप्रिसिएशन आप काट रहे थे। अब इसी चीज को हम अगर रिवर्स कर दें, मान लो आप पहले इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाते थे स्ट्रेट लाइन मेथड से, और अब आपने इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट किया है, ठीक है। यानी पहले आप 3 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के काटे आपने पहले 3 साल, और अगर आप नए तरीके से काटते तो वो बनते 2,71,000, यानी आपने 29,000 ज्यादा डेप्रिसिएशन के काट रखे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते, इस 29,000 को क्रेडिट साइड के ऊपर दिखा देते, ठीक है, ताकि हमारा नेट प्रॉफिट फिर इस 29,000 से बढ़ जाता। तो ये चीज करनी पड़ेगी। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 29,000 का, और 29,000 आपको P&L अकाउंट डेबिट साइड के ऊपर डालने हैं, क्योंकि आपने 29,000 रुपये कम डेप्रिसिएशन काट रखी है पिछले सालों में। क्यों? क्योंकि अब आपने डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका बदला है, और अगर इसी तरीके से आप हमेशा से डेप्रिसिएशन लगाते तो 29,000 रुपये ज़्यादा आपको डेप्रिसिएशन के दिखाने होते, लेकिन आपने कम दिखाए थे। तो अभी हमें उसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाना पड़ेगा। P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे अगर आप डालोगे, ठीक है, तो जनरल एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे P&L अकाउंट, यहाँ आ जाएंगे आपके 29,000, ठीक है। तो ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे चले जाएंगे यहाँ से। अब 31 मार्च को आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, और इस बार आप डेप्रिसिएशन लगाओगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, जो कि आएगी आपकी 1 लाख, ठीक है। और फिर 31 मार्च को हमारा बैलेंस देखेंगे कितना बचा है। तो बैलेंस तो वही है, बुक वैल्यू जितनी है उसमें से इस बार की डेप्रिसिएशन काट दोगे आप, ठीक है। और ये वाले डेप्रिसिएशन भी कटेगी, क्योंकि आप पहले ये डेप्रिसिएशन नहीं काटी, तो इस वजह से आपकी बुक वैल्यू भी ज़्यादा शो हो रही थी। मैंने बोला था ना कि बुक वैल्यू पे भी असर पड़ता है डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने से, और प्रॉफिट पे भी असर पड़ता है। अगर आप शुरू से 1-1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लगा के आते ना, तो 29,000 रुपये ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगती है आपकी, ठीक है। तो ये जो 7,29,000 आया है ना आपका बैलेंस, ये ज़्यादा आ रहा है, जबकि ये इतना नहीं आना चाहिए था। तो 29,000 कम डेप्रिसिएशन काटी थी आपने, तो अब ये 29,000 की डेप्रिसिएशन कटेगी, और आपका जो बुक वैल्यू आनी चाहिए थी वो 7 लाख आनी चाहिए थी, अगर आप 1-1 लाख की डेप्रिसिएशन अब तक काटते। तो अब हम इसमें से काट देंगे, अब तक नहीं काटी थी। तो अब हमारे पास ये बैलेंस CD कितना आ गया, 729 माइनस 29 माइनस 1, 6 लाख रुपए, 7,29,000। बस ये चीज आपको करनी है। आप मेथड कभी चेंज करो, कोई मेथड चेंज करो, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से ट्रीट करो उसको, कि आप अगर शुरू से ही उस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाते तो क्या अभी तक आप जितनी डेप्रिसिएशन काट रहे थे उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन आपको काटनी पड़ती, या अभी तक आप जो डेप्रिसिएशन काट रहे थे उससे कम डेप्रिसिएशन काटनी पड़ती। अगर अभी तक आप जो डेप्रिसिएशन काट रहे थे नए तरीके से उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन काटनी पड़ती, तो जो डेप्रिसिएशन आपकी नहीं काटी थी आपने, ठीक है, जितनी ज्यादा थी वो जो डिफरेंस था दोनों का, वो अब आप काटो P&L में से भी और एसेट की बुक वैल्यू में से भी, जो हमने यहाँ 29,000 के साथ किया है,
ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 19। देखते हैं इसमें कुछ अगर नई चीज है तो। ओके, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है एक कंपनी का जिसका डेबिट बैलेंस है 1,47,390 है। ठीक है, तो इन्होंने डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि एसेट अकाउंट के डेबिट साइड पे जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, टू बैलेंस बीडी हम करते हैं, ये वो है ओपनिंग बैलेंस आपका, ओपनिंग बैलेंस है। द कंपनी स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2013 को। तो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी उसी टाइम पे आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा होगा अपनी कंपनी के लिए, यानी आपका जो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है वो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2013 से, लेकिन आपको एसेट का बैलेंस 2016 वाला दे रखा है। ठीक है, एंड हैज़ बिन फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, 31 मार्च को आप खत्म करते हो, डिमिनिशिंग बैलेंस से अभी तक आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। 2016-17 में आपने डिसाइड किया है कि आप मेथड चेंज कर दोगे और उसे स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना स्टार्ट करोगे। 2016-17 का मतलब है 1 अप्रैल 2016 से जो ईयर स्टार्ट होता है 31 मार्च 2017 तक का, तब आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर लिया विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। 2013 से ही जो, अगर ये स्ट्रेट लाइन का मेथड जो आपने 2016 में करना स्टार्ट किया है, अगर आप इसे शुरू से ही करते तो क्या होता, ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगती या कम लगती, वो अब निकालनी है। एंड इसका आपको इफेक्ट दिखाना है फाइनल अकाउंट पे, और 31 मार्च 2017 तक के अकाउंट बनाने हमें। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी सेम है। 2016-17 में ही आपने एक नई मशीन भी खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 50,000। ऑल अदर मशीनरीज वर एक्वायर्ड इन 2013-14। तो आपको बोलते बाकी सारी मशीन आपने 2013-14 में बनाई है, ली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2016 का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस एसेट का ये बैलेंस दे रखा है वो एसेट आपने 2013-14 में खरीदी थी, 1 अप्रैल 2013 को खरीदी थी, इसका मतलब। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है 2016-17 में, यानी 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का जो साल है वो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने इसी साल, जिस साल आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है, एक नई मशीन खरीदी है 50,000। तो डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करने के बाद आपने मशीनरी खरीदी है, इसीलिए इस मशीनरी के ऊपर आपका नए तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगी, तो पुराने तरीके से इस पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट अकाउंट बनाने की। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके, अब अकाउंट बनना स्टार्ट हो रहा है हमारा 2013 अप्रैल 1, क्योंकि आपने खरीदा 2013-14 के साल में है। ठीक है, लेकिन कितने की खरीदी थी? ओरिजिनल कॉस्ट क्या है इस मशीन की? हमें तो 2016 का बैलेंस दे रखा है कि इसका ओपनिंग बैलेंस 2016 में 1,47,390 था। सीधी सी बात है, ये 2-3 साल डेप्रिसिएशन काटने के बाद इतना आया होगा। 2013 से आप वाले साल से आप डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बुक वैल्यू है आपकी। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है एसेट की, वो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? यहां देखो, 1,47,390 ये है 2016 में, 1 अप्रैल 2016 की बुक वैल्यू। ठीक है, आपने साल स्टार्ट करा है 2013-14, 2014-15 और 2015-16। ठीक है, 2016 और 2017 इसका बैलेंस दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को मशीन है 1,47,000 इतने रुपए की। ठीक है, यानी इन 3 सालों में जो डेप्रिसिएशन आपने काटी है, वो डेप्रिसिएशन काटने के बाद ये वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू कितनी थी जिससे हमने शुरू किया? डेप्रिसिएशन हमने काटी है 15%, 15%, 15%। ठीक है, अगर ओरिजिनल कॉस्ट मान लेते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट थी 100, तो 100 में से जब मैंने 15 डेप्रिसिएशन काटी तो मेरे पास बच गई 85।
ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है ये एक तरह से 85% की वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगी, अगर इसका उल्टा कर देंगे 100/85 गुणा में 100/85 के 85 की वैल्यू है 100 की निकाल लेंगे और गुणा में 100/85 3 बार इसलिए किया है क्योंकि 3 साल की डेप्रिसिएशन कटी है। ठीक है, आप देखो और भी ज़्यादा अच्छे से तरीके से जो हम निकाल सकते हैं, ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने ये जो ईयर लिख रखे हैं 2013 से हमने स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। 1 अप्रैल को मुझे बुक वैल्यू बता रखे 1,47,390 रुपये थी। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम करते हैं कि 1 अप्रैल 2013 को जो एसेट की वैल्यू थी वो थी ए, 2014 को जो एसेट की वैल्यू थी 1 अप्रैल 2014 को वो है बी, और 2015 को जो एसेट की बुक वैल्यू थी वो है सी, और 2016 को जो एसेट की बुक वैल्यू थी वो है डी। डी हमें दे रखा है, डी इज इक्वल टू 1,47,390 रुपीज। ठीक, मुझे निकालना है सी। अब मुझे पता है हर साल मैंने 15% की डेप्रिसिएशन माइनस की है। कौन से वाले तरीके से? अब अभी तक हम डेप्रिसिएशन जो लगाते आए हैं वो कौन से तरीके से लगाते आए हैं? अभी तक हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं इसको, यानी हर साल बुक वैल्यू में से मैं 15% डेप्रिसिएशन माइनस करती आई हूं। ठीक है, अब डी कैसे निकला होगा, डी की वैल्यू कैसे आई होगी? 1 अप्रैल 2000 ये वाली बुक वैल्यू कैसे आई होगी? अगर हम देखें तो मैंने इसमें से सी में से ये जो बुक वैल्यू थी 2015 को 31 मार्च मैंने इसमें से 15% की डेप्रिसिएशन माइनस करी होगी, है ना, तभी जो मेरा बैलेंस आया होगा डी, वो मैंने 1 अप्रैल 2016 को बैलेंस बीडी करा था, यही किया होगा मैंने। ठीक है, यानी डी की वैल्यू कैसे आई? जब मैंने सी में से 15% डेप्रिसिएशन माइनस की, तब डी की वैल्यू आई थी। लेट्स अज्यूम सी, क्योंकि 100% ही होगा यहाँ पे, लेट्स अज्यूम सी की वैल्यू है 100%। ठीक है, तो 100% में से अगर मैंने 15% माइनस 100 का 15% अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास जो भी बचेगा उसकी वैल्यू होगी 85% के बराबर, यानी इस 100 के 85% के बराबर डी। ठीक है, यानी डी की वैल्यू 85% के बराबर है। तो 100% कितना होगा? ये जो सी है ये कितना रहा होगा? कैसे निकालेंगे? 1,47,390। ठीक है, ये 85% के बराबर है। मैं 100% की वैल्यू निकाल लेती हूं। ठीक है, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है, अगर डी की वैल्यू 85% है तो सी की वैल्यू है 100%। अगर डी की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू कितनी है? 100/85। अगर डी की वैल्यू 1,47,390 है तो सी की वैल्यू कितनी है? 100/85 गुणा में 1,47,390। सेम चीज है। तो इसी चीज, इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू जितने के बराबर होती है उसे नीचे लिखते हैं, जितने की निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, अब मैं इसको अगर 100 से गुणा करूं और 85 से भाग कर दूं तो ये मेरा आएगा 1,73,400, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 1,73,400। इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर 1,73,400 में से मैं 1,73,400 का 15%, इसका 15% आएगा 26,010, ये माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन का 15%, तो ये मेरे पास कितना बचेगा? 1,73,400, ये बचेगा 1,47,390। चेक हो गया? इसका मतलब मेरे दो ठीक आई है।
ठीक है। तो इसमें से बुक वैल्यू में से 15% डेप्रिसिएशन माइनस करके मुझे ये नई वाली बुक वैल्यू मिली थी 2016 वाली। ठीक है, तो यानी सी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1,73,400। यही चीज हम बार बार रिपीट करेंगे। कैसे, ये वाली बुक वैल्यू कैसे आई होगी, 1 अप्रैल 2015 वाली बैलेंस बी कैसे किया होगा हमने, 1 अप्रैल 2014 को जो भी बुक वैल्यू थी जो कि हमने बी मान रखी है, इसमें से मैंने 31 मार्च 2015% डेप्रिसिएशन माइनस करी होगी, तो मेरे पास सी की वैल्यू आई होगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं बी की वैल्यू 100%, सी की रही होगी 85%, तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 1,73,400 बटे में 85 और गुणा में 100। ठीक है, ये आ गया मेरा 2,04,000, यानी बी की वैल्यू आ गई 2,04,000। इसको क्रॉस चेक करते हैं। अगर 2,04,000 में से मैं 2,04,000 का 15% घटा दूं जो कि 30,600 आएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 1,73,400, मतलब ये ठीक आई है वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे आई होगी, जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से मैंने 15% डेप्रिसिएशन माइनस करी होगी, तो ये बुक वैल्यू आई होगी। बुक वैल्यू कैसे आती है, पिछले वाली बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो अगर ये 100% है, लेट्स अज्यूम ए की वैल्यू है 100%। ठीक है, तो ये होगी 85 के बराबर, 2,04,000 भाग में 85 और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गई 2,40,000। यानी एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है मेरी वो रही होगी 2,40,000। ठीक है, तो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट मुझे पता चल गई। मैंने एसेट पेश किया टू बैंक अकाउंट 2,40,000 में। अब हमें क्या करना है, 2014 में डेप्रिसिएशन काटनी है 31 मार्च को, 15% डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका 15% मैं निकाल लेती हूँ, ये आएगा 36,000 रुपये। सो बाय डेप्रिसिएशन 36,000, तो बैलेंस सीडी क्या बचेगा, अब देखना आप सारा क्लियर हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस बचा, 240 में से डेप्रिसिएशन माइनस करी हमने, कितना आएगा, ये बैलेंस आएगा 2,04,000। ये वाली बुक वैल्यू, ये आ गया आपका 2,04,000। 2,40,000 ये खत्म हो गया यहाँ पे, और 2,40,000। ठीक है, 2014 अप्रैल 1 2,04,000 बुक वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर ली, अपनी जो बुक वैल्यू है। ठीक है, अब हम 2015 30 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। वैल्यू मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, अभी हमने चेंज नहीं किया है मेथड, चेंज हम करेंगे 2016-17 वाले साल में। तो डेप्रिसिएशन इस पे जो लगेगी, किस पे लगेगी, 2,04,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगी। कितने परसेंट लगेगी, 15% लगेगी। ठीक है, सो 2,04,000 पे अगर मैं 15% डेप्रिसिएशन लगाती हूँ तो ये आता है मेरा 30,600। 31 मार्च को जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहेगा एसेट का, ये हो जाएगा आपका खाली रखा 1,13,400, और यही ओपनिंग बैलेंस रहेगा अगले साल की शुरुआत में। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। अब हम आ जाते हैं 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,73,400 डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। तो 2016 मार्च 31, अभी भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही चल रहा है हमारा, तो इस बुक वैल्यू के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगेगी आपकी। निकाली थी हमने डेप्रिसिएशन कितनी, 15% लगेगी इसकी। इसका डेप्रिसिएशन कितना आया था अपना, लगती है ये रहा 26,010। बैलेंस सीडी हो गया 1,73,400 में 26,10 माइनस कर दिया, कितना हमारा ये
1,43,390, 1,47,390 था, सॉरी 47,390। तो ये टोटल हो गया आपका 1,73,400 और ये 1,73,400, दोनों साइड का बैलेंस बराबर। अब आ जाते हैं अगले साल की शुरुआत में, April 1, 2016 टू बैलेंस BD 1,47,390। यही ओपनिंग बैलेंस है 2016 1 अप्रैल में। क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है, 1 अप्रैल 2016 को ओपनिंग कितना है, 1,47,390। क्लियर? ओके, अब क्या किया है, ये 2016-17 का साल शुरू हो गया आपका, इसमें आपने डेप्रिसिएशन का मेथड बदल दिया। अब आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाने स्टार्ट कर दी, ठीक है। और साथ ही साथ आपने इसी साल में एक नई एसेट भी परचेज करी है। तो पहले परचेज ही कर लेते क्योंकि वो भी आपने April 1 में परचेज कर लिया। बैंक अकाउंट 50,000 की आपने नई एसेट परचेज कर ली, तो इसके ऊपर भी स्ट्रेट लाइन से ही लगेगा, ठीक है। ये एसेट नंबर 1 है, 2 है, करेक्ट। अब देखो भाई, आपने डेप्रिसिएशन का मेथड बदल लिया और अब आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाने स्टार्ट किया। 2013 April 1, 2014 March 31, 2014, 2015, फिर ये वाला साल, और इस साल की हम बात कर रहे हैं 2016-2017, यानी April 1 2016 से March 31 2017, ठीक है। ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। ओल्ड मेथड से जो आपने अभी तक डेप्रिसिएशन लगाई है, पहले साल आपने जो डेप्रिसिएशन काटी थी वो काटी थी 36,000, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन थी आपकी 30,600, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन थी आपकी 26,010, ठीक है। नए मेथड से आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगानी है। स्ट्रेट लाइन में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन का, ओरिजिनल कॉस्ट है 2,40,000, तो 2,40,000 का 15%, पूरे 12 महीने यूज किया आपने एसेट, तो 2,40,000 का 15% पूरे 12 महीने के लिए आएगी आपकी डेप्रिसिएशन। एक मिनट, 36,000, ठीक है। तो 36 डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से अगर लगाते तो तीनों साल अपनी कितनी डेप्रिसिएशन कटती, 36,000, 36,000, 36,000। इस दिन बिल्कुल डेप्रिसिएशन लगी हुई है। इस साल ये कम डेप्रिसिएशन लगा लिया आपने, लगती इतनी। अगर आप शुरू से ही स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते तो 36,000 की डेप्रिसिएशन माइनस होनी थी आपकी, प्रॉफिट भी और बुक वैल्यू में से भी हुई कितनी, 30,600। कितनी कम हुई, 36,000 माइनस 30,600, 5400 कम डेप्रिसिएशन माइनस हुई है, ठीक है। इस साल अगर आप यही मेथड शुरू से लगाते तो 36,000 डेप्रिसिएशन कटनी थी, प्रॉफिट में से भी, एसेट की बुक वैल्यू में से भी। कटी कितनी, 26,010, कम कटी, कितनी कम, 36,000 माइनस 26,010, 9,990 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी कम कटी, 15,390। इतनी डेप्रिसिएशन आपकी कम कटी। अगर आपको नया मेथड यूज करना है, अगर आप नया मेथड चेंज कर रहे हो अब से, तो आपको पहले इतनी डेप्रिसिएशन जो आपने कम काटी है उसको काटना पड़ेगा, अगर आपको ये मेथड लगाना है तो। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 3 साल आपने इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाई और चौथे साल से ये करनी स्टार्ट कर दी और इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पिछले सालों पे। नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर यही मेथड आप पिछले 3 साल भी लगाते तो आपको कितनी डेप्रिसिएशन देनी पड़ती, कितनी डेप्रिसिएशन काटनी पड़ती। अगर कम काटी है तो अब काटनी पड़ेगी प्रॉफिट में से भी और एसेट की बुक वैल्यू में से भी, दोनों में से, ठीक है। यानी एसेट की बुक वैल्यू भी 15,390 से कम आएगी और आपका प्रॉफिट भी 15,390 से कम होगा, ठीक है। कर देते हैं अब 2017
मार्च 31, ठीक है, बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के हमने ये डेबिट में डाल दिया 15,390। P&L अकाउंट के डेबिट में डालने से क्या होगा, प्रॉफिट आपका 15,390 से कम हो जाएगा, ठीक है। मार्च 31 को डेप्रिसिएशन लगाओगे आप, दो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगी, एसेट नंबर 1, एसेट नंबर 2। एसेट नंबर 2 तो अभी खरीदी हमने 1 अप्रैल को ही, तो इस पे तो नया ही मेथड से लगी होगी, क्योंकि मेथड चेंज होने के बाद ही खरीदी है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने यूज़ करिए, तो 50,000 का 15% 12 महीने की डेप्रिसिएशन अगर आप निकालोगे तो ये बन जाएगी आपकी 50,000 का 15% 7,500 रुपये, ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। फर्स्ट मशीन पे अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन से लगाना स्टार्ट कर दिया तो ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगी, ठीक है, 36,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई आपकी, 43,500 रुपये। अब से ये डेप्रिसिएशन लगनी स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। अब बैलेंस निकालना है हमें, क्लोजिंग बैलेंस। इस 50,000 में से तो इसकी डेप्रिसिएशन माइनस होगी, लेकिन इस एसेट की बुक वैल्यू में से ये डेप्रिसिएशन भी माइनस होगी और ये भी माइनस होगी, क्योंकि ये आपने पहले नहीं काटी थी, तो अब एसेट की बुक वैल्यू में से काटनी पड़ेगी, क्योंकि एसेट की बुक वैल्यू आपकी इसकी वजह से ज़्यादा शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो काट देते हैं, 1,47,390 माइनस 1,53,90, 1,32। यानी अगर आप पुराना मेथड ही यूज़ करते, सॉरी नया मेथड यूज़ करते, तो यहाँ इस जगह पे आपकी एसेट की जो वैल्यू आती वो आती 1,32,000 और अब आ रही है इतनी, ठीक है। ओके, अगर आप शुरू से ही नया मेथड लगाते तो यहाँ पे एसेट की बुक वैल्यू 1,32 आती, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा तो माइनस करके वही 1,32 ही बना, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम ये 43,500 नई वाले डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस बचेगा आपका इस साइड में से ये साइड माइनस करी तो ये आ गया आपका 1,38,500 रुपये, ये बैलेंस आ गया आपका, ठीक है। इस साइड का और इस साइड का टोटल अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1,93,390 और 1,97,300 रुपये। सो ये एक और भी हमने चीज़ करी कि आपने एसेट बीच में एक परचेज कर ली थी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एसेट हमने उसी साल परचेज किया जिस साल हमारा डेप्रिसिएशन का तरीका बदल रहा है, इस वजह से इस एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी तो नॉर्मली निकलेगी, ठीक है। बाकी सारा आपका वही चीज़ है, बस एक चीज़ ने ये बुक वैल्यू दे रखी थी, ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालनी है वो देखना है, ओके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है वैसे भी। सो ये अगले जो इलस्ट्रेशन हैं इसमें जो नए पॉइंट्स आएंगे वो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके बाद हम जो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का तरीका है वो भी देखेंगे। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।